ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी हमारी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, इस समय हमारा कला के तत्व या कला के षडांग चैप्टर चल रहा है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आधी चर्चा हमारी इस पर हो गई है, अभी आधी शेष बाकी है, यानी हम कुछ भाग उसके पढ़ चुके हैं, कुछ जो बात आज बाकी हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है। आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिए, क्योंकि ये आप लोग आर्ट की तैयारी कर रहे हैं। डायनेमिक परिवार शानदार कला रिवीजन नोट्स सुपर 99 रिवीजन नोट्स आपके लिए लेकर आया है, जिसके माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें आपको कहीं अन्य किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक ही जगह पर सारी चीजों को समावेश देखेंगे। दूसरी चीज, 10 वर्षों के पेपरों को मद्देनजर रखते हुए, यानी ध्यान में रख करके इस प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है और कई किताबों का सार है। तो प्यारे बच्चों, वो बहुत बच्चे खरीद रहे हैं, उसका कारण ये है क्योंकि इधर भी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नोट्स पे भारी छूट चल रही थी। तो उस पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के जगह जगह से बच्चे उसको पेड करके ग्रहण कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना था कि जो भी बच्चे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप मेरी क्लास को देख ही चुके हैं, अब आप नोट्स को भी एक बार परचेज करके देखिए। और बहुत ही कम कीमत पे अब दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो कीमत थी तो उसमें कुछ ही बच्चे उसको पेड कर पा रहे थे, क्योंकि रेट ज्यादा था। हमने जैसा कि बताया, बड़ी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए मेहनत करके ये तैयार किया गया हुआ नोट्स है, जिसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जो बोर्ड के सिलेबस के आधार से मिलता जुलता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी। जो बच्चों के अंदर परेशानी होती है कि सर बोर्ड में बहुत चीजें नहीं दिखाता है, आप पढ़ाते हैं, उससे क्वेश्चन जो आते हैं उन चीजों को भी समाहित कर लिया गया है। तो उन सब चीजों को एक जगह समाहित अगर आपको पढ़ना है, एक जगह उसको देखना है, तो आप प्यारे बच्चों उनको परचेज कर सकते हैं। रेट पहले जो प्यारे बच्चों हमारा घर पहुंचाने का डाक खर्चा मिला करके 1999 का रेट चल रहा था। प्यारे बच्चों, इसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, बच्चे परेशान होने लगते हैं, तो इसको हमने जड़ से खत्म कर दिया है। उसके बाद रेट चला 1199 रुपए में पीडीएफ नोट्स देने की। पीडीएफ नोट्स मिल जाता था 1199 में, पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाता था। लेकिन इस समय रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्यारे बच्चों इसमें भी छूट की गई है, यानी इसको भी खत्म करके सिर्फ 699 रुपए में फुल पीडीएफ आपको मिलेगा। फुल पीडीएफ प्यारे बच्चों 699 रुपए में आप पेड करके इतना बेहतरीन और शानदार सुपर रिवीजन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम ही है सुपर 99 कला रिवीजन नोट्स। प्यारे बच्चों, जैसा आप लिखा देख रहे हैं सुपर 99, तो प्यारे बच्चों इसको पढ़ने के बाद आप हमसे मत बताइए, आप खुद स्वयं अपना जो है रिव्यू देखने के लिए 2-4 टेस्ट सीरीज आप हल करिए। इसको पढ़ने के बाद फिर आप हमें बताइए कि कैसा रहा आपका रिजल्ट। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि नोट्स नहीं, ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण दवा तैयार की गई है। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मेरे नंबरों पर संपर्क करके, किसी अन्य नंबर पर
संपर्क करके आपको नोट्स नहीं लेना है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल के धोखाधड़ी में आप पेमेंट भी कर देंगे और नोट्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो सीधे हमारे नंबर पर 9628354569 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप आसानी से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरा पीडीएफ पूरे कोर्स का मिलेगा, जो लगभग 300 पेज का होगा। 300 पेज का प्यारे बच्चों ये नोट्स है। आप 300 पेज में पूरे सिलेबस को बारीकी से समाहित किया गया है, और उसका डेमो देखने के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको डेमो के लिए कुछ प्रतिलिपियां भेजेंगे, आप स्वयं उसको पढ़कर उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो ये रही आज की नोट्स की सूचना प्यारे बच्चों। तो इसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं अपने सिलेबस पर, जो हमारा सिलेबस आज पढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज उन्हीं कला के तत्व के तीसरे पार्ट पर, क्योंकि 2 हम पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है, जिसे हम कहते हैं भाव। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे, भाव यहां पर लिख लेंगे तीसरा। ये तीसरा अंग है प्यारे बच्चों किसका, कला के तत्व का। तो तीसरा अंग हम पढ़ेंगे आज। तो तीसरे अंग में हम क्या देखते हैं, आइए यहां पर चर्चा कर लेते हैं। भावों के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, प्यारे दोस्तों आप लोगों को पता है मन के भाव जो होते हैं उनकी अभिव्यक्ति हम भावनाओं के द्वारा या भावों के द्वारा करते हैं। अंदर के जो भावनाएं हमारी हैं उनको हम बाहर निकलते हुए भावों के रूप में दर्शाते हैं। प्यारे बच्चों वही चीज लिखा है, भावों के द्वारा हम भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। हम दूसरी लाइन में इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो भाव के द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। वो रस किसी भी प्रकार का हो सकता है, सुख दुख गम या कहीं भी किसी चीज का हो सकता है, लेकिन भाव के द्वारा रस ना कोई रस जरूर निकलेगा। इसीलिए हर एक रस का एक भाव होता है। प्यारे बच्चों आप हिंदी में पढ़े होंगे, हर एक रस का एक अपना स्थायी भाव होता है। तो वही चीज है, भाव के द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। यहां पर हम बात करें आकृत भंगिमा को भाव कहते हैं। आकृत भंगिमा को भाव कहते हैं। बात करें शास्त्रों में रसों की निष्पत्ति स्थायी भावों से मानी जाती है। स्थायी भावों से मानी जाती है। प्यारे दोस्तों अगर शास्त्र की बात करें तो रस की निष्पत्ति जो होती है वो स्थायी भावों से होती है। ये हमारे शास्त्रों का मानना है। हम अगली अगर कड़ी में बात करें तो सर्वप्रथम रस का सिद्धांत किसने दिया था, यहां से क्वेश्चन बनना चालू। सर्वप्रथम रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया। सर्वप्रथम रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया। उनके अनुसार
8 रस तथा उन रसों के 8 स्थायी भाव 33 संचयी भाव 33 संचयी भाव 33 संचयी भाव 8 सात्विक भाव 8 सात्विक भाव। प्यारे बच्चों, भरत मुनि ने सर्वप्रथम किसका सिद्धांत दिया? तो रस सिद्धांत सर्वप्रथम भरत मुनि ने दिया था। उनके अनुसार 8 रस होते थे और उन 8 रसों के 8 स्थायी भाव होते थे, 33 संचयी भाव होते थे, 8 सात्विक भाव होते थे। ये भरत मुनि के अनुसार था। प्यारे बच्चों, वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए कितनी है। वर्तमान में रसों की संख्या 8 से 9 हो गई। 8 से 9 हो गई है और उसके 9 स्थायी भाव हैं और उसके 9 स्थायी भाव है। और बात करें भाव चित्र की आत्मा है। प्यारे बच्चों, भाव चित्र की आत्मा है या आत्मा होती है, लिख लो, आत्मा होती है। भाव चित्र की आत्मा होती है। अब हम बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज करके, 9 रस जो हमारे होते हैं वो रस कौन कौन से हैं और उसके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। मान लो पूछ ले क्वेश्चन तो आप उसका जवाब दे सकें, तो इसको इरेज करके हम 9 रस तथा उनके 9 स्थायी भाव देखेंगे। तो हम प्यारे बच्चों सबसे पहले यहां बात करते हैं पहले रस की। तो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव बात करें तो रत है। दूसरा अगर हम बात करें तो हास्य रस, और इसका स्थायी भाव हास है। तीसरे की अगर हम बात करें तो करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक। चौथी अगर बात करें तो वीर रस है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो रौद्र है, रौद्र रस, और इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, क्रोध। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो भयानक रस, ये 6 नंबर है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, भय। 7 नंबर की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो विभक्त रस। अगर इसके स्थायी की बात करें तो घृणा इसका स्थायी भाव होता है, कहीं कहीं जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। ये भी लिख लो, अगर ये भी आ जाए तो ऑप्शन में टिक कर सकते हो। 8 नंबर जो होते हैं प्यारे बच्चों अद्भुत रस एक होता है, अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव जो होता है वो आश्चर्य होता है, आश्चर्य।
या बोल सकते हो विस्मय। विस्मय। हम 9 नंबर बात करें, ये यहां तक के जो रस थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, यहां तक के जो रस थे वो किसके द्वारा हैं? तो भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? भरत मुनि ने 8 रस बताए थे, तो ये उनके द्वारा दिए गए रस हैं। और सर्वप्रथम रस सिद्धांत किसने दिया? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, भरत मुनि ने दिया। तो ये उनके द्वारा 8 बताए गए हैं, लेकिन अंत में एक नवा रस आ जाता है, शांत रस। प्यारे बच्चों, शांत रस है, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। प्यारे बच्चों, तो ये शांत रस है, ये नवा रस है। अगर क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि प्यारे बच्चों नवा रस कौन सा है, यानी 8 रस के बाद जो नवा रस आया वो नवा रस कौन सा है, तो शांत रस का आप जवाब देंगे। ये 9वें नंबर पर आता है प्यारे बच्चों। और ये बाद का है, पहले सर्वप्रथम भरत मुनि ने कितने रस बताए थे? 8, लेकिन ये बाद में नवा रस जोड़ा गया है। इसकी खोज अगर बात करें तो उद्भट जी ने इसकी खोज की थी। प्यारे बच्चों ये नोट कर लेना, उद्भट ने खोज की प्यारे बच्चों, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप तीसरा अंक पढ़ चुके हैं, अपने चित्रकला के तत्व का तीसरा पार्ट हो चुका आपका। अब हम बात करने वाले हैं चौथे पार्ट की। थोड़ा इसको इरेज करके चलते हैं चौथे पार्ट पर। चौथा कौन सा था पार्ट प्यारे बच्चों? लावण योजना। ये चौथा अंग है। अब हम चौथे की बात करें तो लावण योजना बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। प्यारे बच्चों यहां पर समझना है, लावण योजना प्यारे बच्चों चित्र के बाहरी जो हम देखते हैं, चित्र के बाहर जो देखते हैं सब कुछ, उसकी सुंदरता जो होती है, सौंदर्य होती है, उसकी अभिव्यक्ति को हम लावण योजना बोलते हैं। आगे बात करें चित्र में सौंदर्य करना का सौंदर्य का समावेश करना लावण कहलाता है। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, चित्रों में कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश करना, प्यारे बच्चों कलात्मक हो या सौंदर्य हो उसका समावेश करना लावण योजना कहलाता है। अगली बात करें, भाव आंतरिक सौंदर्य होते हैं भाव आंतरिक सौंदर्य होते हैं और लावण योजना
बाह्य सौंदर्य होती है, बाह्य सौंदर्य होती है। यानी भाव जो होते हैं वो हमारी आंतरिक सौंदर्य की बात करते हैं और लावण्य योजना बाह्य सौंदर्य की बात करते हैं। तो ये चीज आप लोग याद कर रखना है। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लावण्य के विषय में कहा है, क्या कहा है? मोती की तरलता की भांति शोभित करने वाला, मोती की तरलता की भांति शोभित करने वाला गुण लावण्य है। प्यारे बच्चों, तो लावण्य योजना पर और विशेष कुछ नहीं है, बस इतना है आपको समझ लेना है। लावण्य योजना एक बाह्य सौंदर्य की द्योतक होती है या अभिव्यक्ति होती है। प्यारे बच्चों, बस इतना ही समझना है आपको। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी जी ने कहा है, ये मान लो आ सकता है कि मोती की तरलता की भांति शोभित करने वाला गुण लावण्य है, या कथन किसका है? तो याद रखना है रूप गोस्वामी ने। और कहाँ कहा है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में कहा है। तो प्यारे बच्चों, इसको भाव आंतरिक सौंदर्य होते हैं, लावण्य योजना बाह्य सौंदर्य होते हैं। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर चलते हैं अपने 5वें भाग पर। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा 5वां पार्ट है, आप जैसे पढ़ चुके हो, सादृश्य। ये कौन सा है? 5वां अंग है हमारा सादृश्य। सादृश्य प्यारे बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जहां पर हम लिख देते हैं सादृश्य। दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सा प्लस दृश्य। सा प्लस दृश्य। सा का अर्थ होता है, सा का अर्थ है समान, दृश्य का मतलब चित्र। दृश्य का मतलब चित्र। समान चित्र अगर कोई है प्यारे बच्चों, जैसे कोई एक चित्र हम यहां पर लगा के रख दें, भगवान कृष्ण का लगवा दें, भगवान भोलेनाथ का लगवा दें, और इधर जो आकृति बनाई जाए अगर इसके समान है, एक जैसी दिखती है, तो वो क्या होगी? सादृश्य, समान चित्र होगा इसके जैसा। तो वही चीज कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, सादृश्य का अर्थ होता है समान चित्र या समान दृश्य। तो हम यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सादृश्य होता क्या है। तो सादृश्य दो शब्दों से मिलकर बना है, सा और दृश्य। सा का अर्थ क्या होता है? समान, दृश्य का मतलब चित्र। समान चित्र जो होगा उसी को हम सादृश्य बोलेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं, सादृश्य का अर्थ है जो जैसा दृश्य दिखे, जो जैसा दृश्य दिखे
कोई भी चित्र, जैसे अभी उदाहरण के तौर पर बताया कि जो जैसा दृश्य दिखे वो उसके समान ही होना चाहिए, वो उसके समान होना चाहिए प्यारे। जो जैसा दृश्य दिखे वो उसके समान होना चाहिए, या किसी वस्तु का हूबहू चित्रण लिख सकते हो, या किसी वस्तु का हूबहू चित्रण। आगे बात करें, किसी मूल वस्तु पदार्थ या भाव, किसी मूल वस्तु पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृत प्यारे बच्चों, किसी मूल वस्तु पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृत की समानता को दर्शाना, किसी की समानता को दर्शाना सादृश्य कहलाता है, सादृश्य कहलाता है। प्यारे यहां पर ध्यान देना है कि सादृश्य क्या है, कि किसी मूल वस्तु पदार्थ भाव के समान के साथ उसकी प्रतिकृत की समानता को जो दर्शाता है उसे सादृश्य कहते हैं, सादृश्य कहते हैं। यहां पर बात करें चित्रसूत्र पुस्तक में सादृश्य, चित्रसूत्र पुस्तक में सादृश्य को चित्र की प्रथम वस्तु माना जाता है। चित्रसूत्र पुस्तक में सादृश्य को चित्र की प्रथम वस्तु माना जाता है या मानी गई है, ध्यान रखना। चित्रसूत्र के रचनाकार, चित्र सूत्र के रचनाकार कौन है? नारायण मुनि। अब हम बात करते हैं कुछ शरीर रचना हेतु प्रधान जो उपमान होते हैं उनके समान वो बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ उपमानों का प्रयोग देख लेते हैं, लिख लीजिए उपमानों का प्रयोग। प्यारे बच्चों यहाँ पर हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हो उपमानों का प्रयोग। शरीर रचना हेतु प्रधान रूप से जो उपमान प्रयोग किए जाते हैं, तो जैसे स्थिर मुख है, स्थिर मुख, तो स्थिर मुख किसके? अंडाकृति बोला जाता है। क्या? अंडाकृति। चंचल मुख, चंचल मुख ये पान की आकृति होती है, पान की आकृति। प्यारे बच्चों अगर बात करें प्रसन्न नेत्र, प्रसन्न नेत्र, तो प्रसन्न नेत्र किसे लगते हैं? खंजन पक्षी के समान, खंजन पक्षी के समान। प्यारे बच्चों प्रसन्न नेत्र होते हैं। और अगर बताएं विलासी नेत्र, यहां लिख देते हैं विलासी नेत्र,
तो परवल की फांक के समान, परवल की फांक होती है उसके समान विलासी नेत्र होते हैं। योगी कान, योगी कान जो होते हैं, योगी के कान तो ओम आकृत, ओम आकृत। प्यारे बच्चों, योगी कान हो गया। अगर बात करें आदर्श कान, आदर्श कान तो गिद्ध के समान आकृत, गिद्ध के समान आकृत, गिद्ध के समान आकृत जो होती है उसे प्यारे बच्चों आदर्श कान के रूप में जाना जाता है। ये उपमान है प्यारे बच्चों, जो शरीर की रचना हेतु तो प्रधान उपमान बनाए गए हैं, उन पर आप बात कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से ये सादृश्य प्यारे बच्चों हो गया। अब हमारा अंतिम बचा है छठा भाग, उसको भी देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा इरेज कर लें फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों छठा हमारा अगला क्या है, वर्णिका भंग। ये हमारा छठा पार्ट है प्यारे बच्चों, तो अंतिम पार्ट है तो इसको देख लेते हैं। छोटा सा है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग प्यारे बच्चों, वर्णिका प्लस भंग दो शब्द तुम्हें दिखाई देते होंगे। वर्णिका मतलब क्या होता है, विभिन्न रंग। क्या होता है, विभिन्न रंग, ये होता है। प्लस जो इधर भंग है उसका मतलब होता है सम्मिश्रण, सम्मिश्रण प्यारे बच्चों, सम्मिश्रण। तो वर्णिका भंग का सीधा सीधा अर्थ आपको दिखाई दिया होगा, विभिन्न रंग का मिश्रण प्यारे बच्चों, जो सम्मिश्रण होता है उसे वर्णिका भंग कहते हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे विभिन्न, विभिन्न रंगों की सम्मिलित विभिन्न रंगों की सम्मिलित भंगिमा वर्णिका भंग कहलाती है, कहलाती है। ये इसकी परिभाषा के रूप में लिख सकते हो। विभिन्न रंगों की सम्मिलित भंगिमा जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णिका भंग कहते हैं। अब हम बात करें वर्णिका भंग षडंग का वह अंग है, का वह अंग है प्यारे बच्चों, वर्णिका भंग षडंग का वह अंग है जो रंगों के महत्व को दर्शाता है, जो रंगों के महत्व को दर्शाता है, दर्शाता है। ये चीज जो रंगों के महत्व को दर्शाता है, तो पूरे हमें षडंग में क्या दिखाई देता है, वर्णिका भंग, जो रंगों के महत्व को सिर्फ दर्शाता है। अगर बात करें चित्र के षडंगों में सबसे कठिन, चित्र के षडंगों में सबसे कठिन साधना वर्णिका भंग होती है, साधना वर्णिका भंग होती है प्यारे बच्चों। चित्र के षडंगों में सबसे कठिन साधना कौन है, तो वर्णिका भंग है। ये चीज जरूर याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख वर्ण, प्रमुख वर्ण। वर्ण बोले तो रंग, हम कौन कौन से होते हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो पहला लिख लेंगे लाल, पीला,
लाल पीला सफेद, लाल पीला सफेद, नीला काला, नीला काला। प्यारे बच्चों, ये प्रमुख जो होते हैं वर्ण होते हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। ये वर्णिका भंग में इतना ही। प्यारे बच्चों, देखा जैसा कि हमने कला के तत्व पर विस्तार से चर्चा की। कुछ भी चीजें अब हमारे पास छूटी नहीं है, आप प्रश्न उठाकर देख लीजिएगा, सब इसी में से मिलेगा, कहीं से बाहर आएगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।